पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। बड़ी खबर में आज जिन 3 खबरों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का हेल्थ अपडेट आपको देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे विदेश जाने के चक्कर में लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, फर्जी ट्रैवल एजेंट्स के चक्कर में आ रहे हैं। और उसके बाद फिर बात करेंगे ठाए ठाए पुलिस की, कैसे ठाए ठाए फिस हुई आज उत्तर प्रदेश की पुलिस का। आपको थोड़ा हाल भी दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत आज थोड़ी नासाज है। उनको अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूएन मेहता अस्पताल है, जहां पर उनको आज सुबह सांस लेने में दिक्कत, हाई बीपी की वजह से भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहां पर अपनी माताजी से मिलने कुछ देर पहले पहुंचे थे। वापस अब दिल्ली आ गए हैं। यूएन मेहता अस्पताल ने जो बयान जारी किया, ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपसे कुछ घंटे पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे यूएन मेहता अस्पताल में अपनी माताजी के हालचाल जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद जो बयान जारी हुआ है अस्पताल की ओर से, उस बयान में कहा गया कि उनकी तबीयत अभी फिलहाल स्थिर है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो अभी स्टेबल बनी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद जिस तरीके से वापस आए, उसका काफी सारे देश के अंदर बाकी बहुत लोगों ने इस बात पे चिंता जताई, अपनी साथ ही साथ उनके लिए दुआ भी करी। लेकिन बहुत सारे जो नेता भी हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी माताजी को शुभकामनाएं दी और ये कामना की कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुछ नेताओं के अगर मैं आपको बताऊं तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी को कहा कि एक मां और बेटे के बीच में प्यार का अनंत और अनमोल रिश्ता होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं आपकी माताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। ऐसी ही कुछ एक शुभकामनाएं मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी, उन्होंने भी भेजा। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता को स्वास्थ्य लाभ की कामना की। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी एक ऐसा ही ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी की माताजी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ, शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं, इस तरीके से उन्होंने वहां पर बात कही। साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं और साथ ही साथ ये कामना की कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माताजी के साथ किस तरीके से उनकी ये पूरी तस्वीरें हैं, उनका जो रिश्ता रहा है। कई बार हमने ये देखने को मिला कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब भी अहमदाबाद जाते हैं तो अपनी माता से मिलते ज़रूर हैं वहाँ जाकर। और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी पुत्र के लिए ये बड़ा मुश्किल समय होगा अगर इस तरह से उनकी माता जो 99 वर्ष की हैं हीराबेन, उनकी तबीयत को लेकर चिंता ज़रूर अभी बनी हुई है। सीधे चलते हैं अहमदाबाद। मेरे सहयोगी सोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित उस अस्पताल के बाहर हैं जहां पर हीराबेन को एडमिट किया गया है। सोहित, जो लास्ट हेल्थ बुलेटिन आया था वो कह रहा था कि उनकी तबीयत स्टेबल है। अभी कौन कौन लोग वहां पर हैं? प्रधानमंत्री वहां से जा चुके हैं, क्या डॉक्टर्स बता रहे हैं आपको? अंकित, देखिए, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, मैं आपको दिखा दूं, यही वो अस्पताल है जहां पर हीराबेन मोदी जो हैं वो एडमिट हैं। जो आखिरी बुलेटिन आया था, हेल्थ बुलेटिन, उसमें ये ज़रूर कहा गया था कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन इसके अलावा और जानकारी नहीं दी गई थी। ये माना जा रहा है कि जो अगली बुलेटिन है वो 7 बजे, यानी अब 7 बज चुके हैं, कुछ समय में नई बुलेटिन जारी होगी। उसमें शायद और जानकारी आएगी सामने, जिसमें पता चल पाएगा कि क्या वजह रही है उन्हें एडमिट करने की और क्या कुछ जो उपचार है उनके ऊपर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 90 मिनट तक यहाँ पर मौजूद थे। जो जानकारी हमें मिली, उनके कुछ रिश्तेदार हैं जो अंदर मौजूद हैं, जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इसके अलावा जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। और जो बीजेपी के नेताओं ने जानकारी दी उसके अनुसार यही है कि जब वो हीराबा जो हैं उनसे मिलने या फिर डॉक्टर से मिलने अकेले गए हुए थे, उनसे पूरी जानकारी ली। लगभग 90 मिनट तक वो यहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद वो दिल्ली लौट गए। अब भी उनके रिश्तेदार कई सारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ में वहाँ पर रहने वाले, जहाँ पर वो रहती हैं, वहाँ के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी अंकित मौजूद थे जब हाल ही में जो दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, तब भी प्रधानमंत्री जब आए थे वो अपने माताजी से मिलने गए हुए थे।
अपने घर में अहमदाबाद में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जून में भी जब मैं यहाँ पर आया हुआ था, जब इनकी जन्मदिन थी, तब भी सुबह सुबह उस दिन भी प्रधानमंत्री, क्योंकि चुनावों का दौर चल रहा था, कई जगहों पर उन्हें जाना था, लेकिन सुबह ही वो अपने घर पर मौजूद थे, घर पर गए थे, अपने माताजी से मिले थे। बाद में एक बहुत बड़ा ब्लॉग भी उन्होंने लिखा था। आज भी प्रधानमंत्री यहाँ पर, जब उन्हें खबर मिली, वो यहाँ पर लगभग 90 मिनट तक मौजूद थे, जिसके बाद गए हैं। डॉक्टर्स की ओर से फिलहाल कोई जानकारी औपचारिक रूप से नहीं दी गई है, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है उसमें यह पता चला है, क्योंकि इनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो रही थी, ये अंदर मौजूद सूत्रों ने बताया है। लेकिन कुछ समय में जब हेल्थ बुलेटिन सामने आएगा, तब शायद इससे जुड़े और जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अभी जो इनकी हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। इसलिए सारी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री ने सभी से बात करने के बाद 90 मिनट तक यहाँ पर रहने के बाद वो अब अपने कामकाज के लिए दोबारा दिल्ली लौट गए हैं। सोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। जैसे ही हेल्थ बुलेटिन आएगा, सोहित हमको बताएंगे कि किस तरीके की अभी उनकी हालात है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और हमारी तरफ से भी उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना, कम से कम प्रधानमंत्री जी की माता जी हैं, उनका स्वास्थ्य लाभ शीघ्र से शीघ्र हो, इसकी मंगल कामना करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये खबर आप लोगों से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि कई सारे लोग विदेश जाने का ऐसा चस्का है, लगता है कि अगर आप बस भारत से कहीं और अमेरिका पहुंच गए, किसी और देश में पहुंच गए, तो आपका जीवन जो है वो बिल्कुल पलट जाएगा। और इसी का फायदा बहुत सारे लोग ठगी करके उठाते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ट्रैवल एजेंट्स की, जिनके चक्कर में फंसकर हर साल सैकड़ों लोग अवैध तरीके से विदेश जाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस चक्कर में अलग अलग तरीके के परेशानियों में फंस जाते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो डोंकी ड्रिल, यानी कि जंगल या दुर्गम रास्तों के जरिए अलग अलग देशों में घुसने की कोशिश करते हैं और इसमें से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। अभी हाल ही में गुजरात के एक व्यक्ति की मौत हुई, जो मेक्सिको से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर जिस तरीके से एक बड़ी दीवार बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, उस दीवार को फांदने के चक्कर में उनकी मौत हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसे कई एजेंट्स हैं और कुछ लोगों को अभी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा भी है। ये एजेंट्स जो हैं, ट्रैवल एजेंट्स, ये विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। उसके बाद 2021 में दिल्ली एयरपोर्ट पर 72 एजेंट्स गिरफ्तार हुए। 2022 में 104 एजेंट। डोंकी ड्रिल, दुर्गम रास्तों से जाने की लोग जो कोशिश करते हैं, इसमें लोग काफी मारे भी जाते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश ने ये रिपोर्ट भेजी है, जरा आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 16 मार्च को फर्जी वीजा पर पेरिस जा रहे सुच्चा सिंह, सुरजीत और अमनदीप सिंह नाम के 3 यात्रियों को एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग गुरविंदर और संदीप नाम के ट्रैवल एजेंट के संपर्क में थे। उसने 15 लाख रुपए के हिसाब से इन तीनों को फ्रांस का वीजा दिलाने का भरोसा दिया और डील 45 लाख रुपए में तय की गई। 5 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद इनको फर्जी वीजा दिया गया, जिसके लिए इन्होंने दिल्ली के रहने वाले गौरव गोसाई से संपर्क किया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का रैकेट दुबई में बैठकर चलाता है। ये फिर भी किस्मत वाले थे जो यही गिरफ्तार हो गए, वरना किसी भी कीमत पर विदेश जाने की कोशिश में हजारों लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा देते हैं और एजेंट उनको डोंकी ड्रिल के जरिए एक ऐसे सफर में निकाल देते हैं जिसका अंत बेहद खौफनाक होता है। इस सिंडिकेट का एक संस्थागत ढांचा बना हुआ है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, कभी भी बिना अपने जाए, कभी भी एम्बेसी में या वीएफएस के पास अथॉरिटी होती है जो ये वीजाज प्रोसेस कराते हैं, तो वीएफएस में जाए बिना, क्योंकि वहाँ फिंगर प्रिंटिंग होती है, वहीं आपकी फोटो ली जाती है, वहां से आपसे साइन कराए जाते हैं। बिना जाए अगर कोई आपको प्रॉमिस करता है कि आपको वीजाज मिलेंगे, तो वो बिल्कुल फेक प्रॉमिस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जब इन एजेंट्स से पूछताछ शुरू की तो इस सिंडिकेट से जुड़े एक के बाद एक नाम सामने आने लगे और पुलिस ने उन कड़ियों को जोड़ा जो पुलिस के हाथ फर्जी वीजा बनाने वाले गुजरात के भाव सिंह और प्रतीक शाह तक पहुंचे, जिनके पास विदेश जाने वाले यात्री की जानकारी और फोटो व्हाट्सएप पर भेजी जाती, जिसके बाद ये दोनों यात्री की फोटो लगाकर फर्जी वीजा तैयार करके कुरियर के जरिए वीजा यात्री के घर भेज देते थे। फर्जी वीजा के जरिए विदेश जाने वाले अपनी गाढ़ी कमाई तो खो ही देते हैं, कई बार वो
सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि डोंकी ट्रेल के जरिए यात्रा करते समय उनकी मौत तक हो जाती है। ऐसे में ऐसे एजेंटों से सावधान रहें जो फेक वीजा के जरिए लोगों को विदेश भेजते हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। चलिए मुकेश के बाद फटाफट चलते हैं और समझते हैं कि दिल्ली पुलिस इसे रोकने के लिए क्या कर रही है और किस तरीके से इन लोगों को चिन्हित कर रही है दिल्ली पुलिस। मुकेश, क्या तैयारी है दिल्ली पुलिस की? इस तरीके के मामले काफी सामने आ रहे हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस इसके लिए कोई विशेष अभियान चला रही है? देखिए, बिल्कुल ऐसी कंट्रीज जहां का वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी कंट्रीज में जो भारतीय हैं वो नौकरी की लालच में जाने के लिए बहुत ही लालच रहते हैं। तो ऐसे लोगों का फायदा जो है, जो एजेंट्स होते हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, ये एजेंट उठाते हैं। अभी ऐसे लोगों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस बिहेवियर डिटेंशन का जो प्रोग्राम है और साथ में जो प्रोफाइलिंग है लोगों की वो कर रही है एयरपोर्ट पर। बिहेवियर डिटेंशन और प्रोफाइलिंग ये होता है कि जो शख्स विदेश जा रहा है, खासतौर से ऐसी कंट्री जहां का वीजा लेना आसान नहीं है, ऐसे लोगों का जो बिहेवियर है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो पहनावा है, बात करने का तरीका है, ये सारी चीजें जो एजेंसियां हैं वो देखती हैं और उनके बेसिस पर जब शक होता है तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है। हाल ही में मार्च के महीने में 3 जो नागरिक थे जो कि फ्रांस जा रहे थे और उनको इसी तरीके से पकड़ा गया। उसके बाद फिर गुजरात में ये कड़ियां जुड़ी, गुजरात से कुछ और एजेंट पकड़े गए और अभी हाल में 2 एजेंट और पकड़े गए हैं जो कि ऐसे ही लोगों को विदेश भेज रहे थे। खास बात यह है कि ये जो लोग जाते हैं विदेश में, खास तौर से जो साउथ अमेरिका से मैक्सिको होते हुए अमेरिका पहुंचते हैं या कनाडा से अमेरिका पहुंचते हैं, तो वहां का रास्ता काफी दुर्गम है और ये दीवार कूदकर बर्फीले रास्ते से कटीले तारों से होते हुए निकलते हैं और ऐसे में कई लोगों की मौत हो जाती है। ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसको डोंकी ड्रिल कहते हैं और जो एजेंट हैं वो इन्हीं रास्तों के जरिए लोगों को विदेश भेजते हैं। तो बहुत सारे एजेंट पकड़े जा रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की यात्रा करते हैं, वो यात्रा करने से पहले ही दिल्ली में पकड़े गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहां से निकल गए हैं और विदेश में मारे गए हैं। तो ऐसे लोगों का डेटा भी पुलिस इकट्ठा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमें देने के लिए। तो सावधान रहिए, विदेश जाना आपका सपना हो सकता है पर वो सपना आपकी जान से शायद बड़ा नहीं है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक इस वक्त ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो अपराधियों के मन में अपना खौफ बैठाना चाहती है। कम से कम ये वीडियो देखकर तो वो खौफ थोड़ा कम ही हो जाएगा। ठाए ठाए वाली पुलिस की कैसे ठाए ठाए फिस हुई है ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो स्वागत है एक बार फिर से आपका बड़ी खबर में। आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी, कल से खैर ये वायरल हो रही है, जो बड़ी विचलित करने वाली तस्वीर थी। ये तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। ये नोएडा में जो अपने आप को बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग, जो पढ़े लिखे अपने आप को शालीन सभ्य लोग मानते हैं, उनका असली चेहरा दिखाती हुई तस्वीर थी। नोएडा के सेक्टर 120 की ये तस्वीर है जहां पर क्लियो काउंटी नाम की एक बिल्डिंग में रहने वाली एक सहायिका के साथ किस तरीके से एक महिला मारपीट कर रही है, खींचकर उसको वापस ले जा रही है। ये तब हुआ जब वो इतनी प्रताड़ना के बाद परेशान हो चुकी थी कि उसने छत से, बैल्कनी से चुन्नी बांधकर बाहर निकलने का अपना रास्ता अपनाया। एक गार्ड ने खबर कर दी तो मालकिन उसको वापस लिफ्ट में लेकर आ रही है। वो लड़की जाना नहीं चाहती तो उसके बाद उसको किस तरीके से पीट पीट कर लेके खींच कर ले जाया जा रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं, उस बर्बरता की तस्वीरें हैं। इस लड़की के साथ मारपीट हुई, मुश्किल से वहां से बच के बाहर निकल पाई। पुलिस ने अब इसमें मामला दर्ज किया है। मेरे सहयोगी सौरभ जो हैं उन्होंने इस लड़की से बातचीत की। देखिए कितने बुरे हाल कर दिए हैं इसके मारपीट करके, और ये लोग अपने आप को पढ़े लिखे, अमीर, सभ्य कहने वाले लोग हैं। आपको सुनवाते हैं इस लड़की की आप बीती। अनीता बताइए, कब से काम कर रही थी आप उसके यहाँ पे? अप्रैल से, कल 14 अप्रैल से काम कर रही थी। 24 घंटे का 24 घंटे का वहीं रहती थी? जी वहीं पर रहती थी। ठीक है, तो 24 घंटे तो वहीं रह रही थी जी। मुझे वहाँ पर रहे 10-15 दिन हुए थे, उस दिन से मुझे मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। हर रोज़ मुझे मारती थी, रात को 12-12 बजे तक बर्फ़ के पानी से नहलाती थी और छोटी छोटी बात पे हर रात मुझे मारती थी। चाकू से मारने की कोशिश की उन्होंने कई बार, मेरा गला भी दबा दिया था कई बार और मेरा दांत भी तोड़ दिया
दांत भी तोड़ दिया। जी, दांत गर्दन पे भी देखिए, थोड़ा गर्दन ऊपर करिए, देखिए गर्दन पे निशान है चोट के। तो ये चाकू मारा आपके? चाकू नहीं, नाखूनों के निशान है, गला नाखून दबा- से मारे, गला दबा रही थी। गला दबा रही थी मेरा। अच्छा, ये कान पे क्या किया आपके? चप्पल से मारा कानों पे। कान पे चप्पल से मारा। जी तो 26 दिसंबर को आपने भागने की कोशिश की। जी, भागने को से मैंने गुड़ की पट्टी खा ली थी थोड़ी सी, और बोली तुझे सुबह उठ, तुझे तेरा मुंह गैस पे जला के ऊपर से फेंक दे, तुझे तब पता चलेगा दूसरी चीज़ खाने पे। तभी मैंने ऊपर से फेंक दी कि धमकी दी। मेरे को डर गई थी रात में, तो मैंने चुन्नी बांध के नीचे कूद गई थी। चुन्नी बांधी आपने? कितनी चुन्नी बांधी? वही गिनी नहीं तो चुन्नी 6-7 चुन्नी से नीचे। तो आप तीसरी मंजिल से नीचे चार मंजिल से नीचे कूदी। चार मंजिल से आपने रस्सी बंधी और फिर वहां से नीचे कूदी। और आपको डर लगा क्योंकि आपने गुड़ की पट्टी खा ली थी, इसलिए पीटा इसने और बोला सुबह तुझे जला दूंगी और नीचे फेंकूंगी। आप डर गई थी? जी डर गई थी। सुबह बोली तो जला दूंगी, नीचे फेंक दूंगी, तो पता चलेगा। तो मैं डर गई थी रात को ही, मेरे को तभी फेंकने की धमकी दी, तो मैंने डर गई थी और मैं नीचे कूदने की रस्सी बना के। अच्छा, तो नाराजगी किस बात पे थी आपसे? क्या समस्या क्या थी उसकी आपसे? वो तो मुझे बता, हाथ छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करती थी। खाना में बनाने लेट हो जाता तो उस बात पे, चाय लाने 2 मिनट लेट हो जाता उसी बात पे गाली गलौज। चाय में लेट हो गई तो गाली गलौज, मारपीट, कुछ टाइम पर कुछ चीज़ नहीं मिलती तो तब भी गाली गलौज देती थी। अब खाना जब झाड़ू मार कूड़ा रहेगा तो उसे लात घुसे मारती थी पीछे से। झाड़ू कूड़ा रह गया झाड़ू मारने में तो है। झाड़ू मारने को बर्तन में थोड़ी गंदगी के रहते तो पतीला उठा के सर पे मारती थी। फिलहाल अनीता आपके सामने है और इनकी जो चोटें हैं वो इनके साथ की गई यातनाओं की तस्वीर सबको बयां कर रही हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब आप ही सोच के देखिए, ऐसे लोगों का क्या किया जाए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इन महिला को, जिनका नाम कॉल बताया जा रहा है, रश्मि कॉल इनका नाम बताया जा रहा है। कम से कम इनके ऊपर अच्छे से पुलिस कार्रवाई करे कि इनको पता चले कि किसी और व्यक्ति को इंसान ना समझने की सजा क्या होती है। अब पुलिस की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक और चेहरा आपको जरा दिखा देते हैं। अपराधियों में खौफ पैदा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस जो कहती थी कि डर के मारे लोग अब एनकाउंटर के चक्कर में, डर के मारे अब अपराधी सारे हमारे सामने आके सरेंडर कर रहे हैं। वहीं पे एक जरा ये भी देख लीजिए, ठाएं की अपार सफलता के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नया कारनामा भी सामने आया। यूपी में पुलिस अधिकारियों के जिस तरीके से सामने अधिकारी जब पहुंचे तो उनकी खुद की पुलिस की ट्रेनिंग जो थी वो इतनी बढ़िया तरीके से उसकी पोल खुली। मंडल के डीआईजी साहब हैं आर.के. भारद्वाज, ये थानों के जांच पे पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस वालों से हथियार चलवाकर इन्होंने कहा कि बताइए भाई ये बंदूक कैसे चलती है। जांच के दौरान एक एसआई साहब आए डीआईजी साहब के सामने, और जो एसआई साहब आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन एसआई साहब ने डीआईजी साहब के सामने बंदूक की नली में गोली डाली और फायर करने की कोशिश करने लगे। ये देखकर डीआईजी साहब समेत बाकी पुलिस वालों की हंसी नहीं रुक पाई। डीआईजी की ये हालत थी कि डीआईजी साहब ने सही ट्रेनिंग के इन्हें निर्देश देने के पूरे महकमे को निर्देश दिए हैं कि सभी लोगों की ठीक से ट्रेनिंग कराई जाए। एक बार जरा थोड़ा सा आवाज आपको सुनवा देते हैं, क्या बातचीत हो रही है यहाँ पर डीआईजी साहब और एसआई साहब के बीच में। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? गोल्ड चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट दो, फिर करो। अब कौन मरा? ऐसे मरेगा बिल्कुल सर। लैंग का तो डाला किसने सर? लैंग का अद्भुत है उत्तर प्रदेश की पुलिस। गोलियां ना हो तो ठाएं और गोलियां हो तो चलाने कैसे आए। कमाल की बात है उत्तर प्रदेश पुलिस की। चलिए आज के लिए इतना ही बड़ी खबर में, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।